नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज 9 तारीख है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। देखिए, दूसरे फेज के लिए वोटिंग 11 तारीख को होनी है और 14 तारीख को मालूम चल जाएगा कि आखिर इस बार अपना बिहार किसका होगा। शुरू में ही हमने आपको बताया है कि आज 9 तारीख है और आपको हम ये बता दें कि आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है और पूरे बिहार में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीते दिन कांग्रेस ने भी बड़ा दावा कर दिया था, बड़ा खुलासा कर दिया था, बड़े बड़े आरोप लगा दिए थे। क्या कुछ कहा था उस पीसी में कांग्रेस के नेताओं ने, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर समस्तीपुर से कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 9 तारीख है, यानी कि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। क्या लगता है क्या होने जा रहा है 11 तारीख को? देखिए, पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को समाप्त हो गया, 6 नवंबर को। आज जो है सो दूसरे चरण के अंतिम दौर का मतदान चल रहा है। शाम को डुगडुगी थम जाएगी, प्रचार प्रसार का भोंपू थम जाएगा। सब लोग उसके बाद जितने प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो अब घर घर जाकर के दरवाजा कुंडी खटखटाएंगे और अपने प्रत्याशी के बारे में बताएंगे। अब कहीं आपको शोरगुल माहौल में नहीं दिखाई पड़ेगा। और यह एक बात समझना पड़ेगा, जो दूसरे चरण का जो मतदान होगा उस 122, पहले चरण में 121 हुआ था 6 नवंबर को। अब जो होगा वह 11 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे 122 सीटों के लिए होगा। और 122 सीट कौन सा इलाका है इसको समझना पड़ेगा जरा सा। 122 सीट है वह सीमांचल और मगध का इलाका है। गंगा उस पार का भी कुछ इलाका पड़ेगा आपको, जो बॉर्डर से लगा हुआ है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, जो भारत नेपाल बॉर्डर है, वहां पर लगा हुआ है। और इस लिहाज से आपको इंडो नेपाल बॉर्डर, जो भारत नेपाल सीमा है, उसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। न कोई बॉर्डर्स को सील कर दिया गया बॉर्डर है। को सील कर दिया गया है, न कोई इधर से जाएगा न कोई उधर से आएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए चुनाव के दरमियान आवाजाही होती है तो वह जो है सो कहीं ना कहीं वह थ्रेट होता है कि कुछ उस तरीके से असामाजिक तत्व इधर उधर करेंगे। तो वहां पर पूरी तरीके से एसएसबी की तैनाती है बॉर्डर पर जो रहती है, और हर नाके पर जो है सो पूरी तलाशी ली जा रही है। किसी को आवे आना जाने नहीं दिया जा रहा है, अनलेस और अनटिल की कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं किसी को, वह भी फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद, पूरी तरीके से मुकम्मल जांच के बाद ही छोड़ा जा रहा है। वैसे इक्के दुक्के को सबको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यह एक बड़ी बात है। और हम बात कर रहे थे कि जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसमें सीमांचल का इलाका है और मगध का, और बॉर्डरिंग स्टेट माने बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल से लगा हुआ उसमें। तो आप समझ लीजिए मुकम्मल तैयारी है चुनाव आयोग की ओर से, और मुकम्मल तैयारी चुनाव आयोग की ओर से है, मुकम्मल तैयारी एनडीए प्रत्याशियों की ओर से है, और एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन और जनसुराज। हाँ, जनसुराज वह तो है ही है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि वहां पर सीमांचल का इलाका सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। क्योंकि आप सीमांचल के इलाके में 2020 में भी देखिएगा कि ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम ने कितना नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार जो एमवाई समीकरण, महिला, यूथ या मुस्लिम जो है यादव की बात हम लोग करते हैं, वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फर्स्ट फेज में जो दिखाई पड़ा पूरी मजबूती के साथ। तो वह कैसे अब होगा सीमांचल का इलाका और मगध भी आप देख लीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध में क्या आपको महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल ने और या कांग्रेस ने कैसा बेहतर स्ट्राइक किया था। ये एक बड़ी बात है। तो ये ऐसे में एनडीए के लिए चुनौती है सीमांचल और मगध। हालांकि देखिए, आप जब बॉर्डरिंग स्टेट की बात करते, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जो नेपाल से लगा हुआ, उन कुछ इलाकों में आप देखिएगा वहां पर भाजपा का है, वहां भाजपा के कई माने हैं, वो एनडीए के हैं वहां पर। लेकिन ऐसे में एक बड़ी चुनौती है। इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर यदि नहीं करेंगे बेहतर परफॉर्म भारतीय जनता पार्टी,
तो ये निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ वहां झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ है उसमें निश्चित रूप से बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन बिल्कुल। ये बम्पर वोटिंग के कई सारे आयाम भी निकल करके आते हैं, हुँ। इसको भी समझना पड़ेगा। और युवा निकल करके आए हैं, हुँ, आधी आबादी की बात, चुप्पा वोटर की बात हम लोग नीतीश कुमार के साथ करते हैं, हुँ, लेकिन इस बार जो 10,000 और 30,000, बिल्कुल। तेजस्वी का 30,000, नीतीश कुमार का 10,000, 10,000 यह भी एक फैक्टर, एक इशू कौन किस बनता पर भारी पड़ेगा ये 14 तारीख को मालूम चल जाएगा। लेकिन रवि जी, ऐसे में ये भी समझना होगा कि 11 तारीख को, क्या लगता है आपको, क्या 11 तारीख को भी बम्पर ही वोटिंग होगी जो फर्स्ट फेज में दिखी? देखिए। और अगर बम्पर वोटिंग होती है तो इसका तात्पर्य क्या देखिए, निकलेगा? हम जहां तक फर्स्ट फेज की जी, बात करें, 121 122 है दूसरे बिल्कुल, चरण हाँ। में, तो एक सीट का खाली अंतर है दोनों में, जो फर्स्ट फेज और हुँ। सेकंड फेज में। तो इस बात को समझना पड़ेगा, इस बार भी जो सीमांचल का इलाका है, बढ़ चढ़ करके वोटिंग होगी वहां, बढ़ चढ़ करके निश्चित वोटिंग रूप से। होगी, यानी कि बम्पर वोटिंग बम लगता है कि होगी वहां 11 भी को भी। होगी और मगध में भी होगी। आप मगध में देखिएगा भी। कि जो पोलराइजेशन जो दिखाई पड़ रहा है हमको, हुँ। आपको हम बार बार एक बात कहते थे कि इस बार जो है सो कुछ चुनाव में आपको कुछ दिखाई हुँ, पड़ेगा। और ऐसे ऐसे एक से एक माहिर राजनीतिक विश्लेषक, जो उन लोगों का भी दिमाग नहीं काम कर रहा हुँ। बिहार के मसले पर कि किस तरीके से वोटिंग ट्रेंड चेंज किया है। हुँ। लंबे अरसे के बाद इस बार वोटिंग बने बम्पर वोटिंग होती आजादी हुई। के बाद पहली बार इस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है। क्या दर्शा रहा है ये? देखिए क्या निश्चित लग रहा है, क्या होने जा रहा है 14 तारीख देखिए को? 14 तारीख को ये जो भी होगा, हम हुँ, बार बार कहते थे, आप हमारा तमाम वीडियो जितना भी होगा लाइव सीरीज का हुँ, निकाल करके देखिए, हम बार बार कहते थे इस बार इतना कंटेस्ट, तगड़ा कंटेस्ट होगा इंडिया और एनडीए में हुँ, कि, और जनसुराज जो ट्रायंगुलर फाइट कर रहा है वह भी बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हुँ, है, प्रशांत किशोर। तो ऐसे में वह कहां डैमेज हो रहे हैं, कैसे डैमेज हो रहे हैं, हुँ, इस बात को समझना पड़ेगा। और हम लोग जो देख और समझ पा रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 सीट पर जनसुराज ने बढ़िया पेनिट्रेशन किया है, बढ़िया किया है। तो इस बात, हुँ। जब बढ़िया जनसुराज करेगा तो कहां पर तो किसको। किसको डैमेज कर रहे हैं प्रशांत किशोर? किसको डैमेज कर रहा है सबसे ज्यादा जनसुराज? ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है। आपका अनुमान क्या देखिए, कह रहा है? हमारा अनुमान है कि जो जनसुराज का जो पेनिट्रेशन है, जनसुराज हुँ, जो कर रहा है, वह उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के लिए वह आपको चिंता का विषय परेशानी है। का सबब है। निश्चित रूप से वह देखिए, प्रशांत किशोर कभी भी हुँ, नीतीश कुमार को वह निश्चित कह रहे हैं कि इतनी सीट आएगी, इस बार कम होगी, ये लेकिन होगा, लेकिन यह नीतीश कुमार के लिए वह कभी भी उस तरीके की बात नहीं कह रहे हैं। वह जब भी कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं। तो इतनी बात समझ करके चलिए कि प्रशांत किशोर ने क्या तैयारी कर रखी है इस चुनाव बीजेपी में। को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रशांत किशोर, बड़ा डैमेज कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल। चलिए, तो अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और हमने आपको बताया है कि आज 9 तारीख है और आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। पोस्टर्स हर तरफ लगा दिए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी। के ही जी में है पूरा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, और वह चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी है, घोषित चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। तो ऐसे में उनका आज जन्मदिन है, तो एक बड़ी तैयारी राजद, जो बड़ी पार्टी है, विपक्ष की बड़ी पार्टी है, उसकी ओर से किया गया है। अपने नेता के सम्मान में 36 वर्ष के आज जो है सो तेजस्वी यादव हो जाएंगे। तो उसके लिए 36 पाउंड के केक काटने की भी तैयारी है, केक भी कटिंग होगी। और ये हर्षोल्लास का वातावरण है राजद में, जिस तरीके से चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है। ऐसे तो 14 तारीख को ही परिणाम पता चलेगा। तो ये जो तैयारी है, और पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। पटना ही नहीं, आप कई अन्य जिलों में भी देखिएगा, सीएम ऑफ बिहार तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है। तो ये सीएम ऑफ बिहार, बिल्कुल, तो ये एक बड़ी तैयारी, और चुनाव से पहले इस तरीके से जो सीएम ऑफ बिहार का जो की बात कही जा रही है, तो यह वोट जो है वह एकदम गोलबंद एकजुटता के साथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको। तो यह राजद की एक बड़ी तैयारी भी मानी जा रही है। राजद की बड़ी तैयारी मानी जा रही है। देखिए, अब हम उस पीसी पे जाएंगे जो बीते दिन हुई है, और आपने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा है? देखिए, पवन खेड़ा एक जाना पहचाना कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, और वो राष्ट्रीय मीडिया को भी दिल्ली में वो ब्रीफ करते हैं। पटना में भी वह लगातार चुनाव के दरमियान बैठे हुए हैं और ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। वह भी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पर, कि जब वह होटल में जाते हैं तो लिफ्ट में जो है सो सीसीटीवी जो रहता है उस पर कागज चिपका दी जाती है। तो वह किससे मिलने जाते हैं, क्या करते हैं, यह बताना चाहिए। और वही नहीं,
ट्रैफिक भी उस दरमियान रोका जाता है। तो हम्म। यह वह क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, इसको भी हम्म। समझना पड़ेगा। साफ कह रहे हैं कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जी। अब गृह मंत्री को जवाब दे या उसके हम्म। सक्षम जो आदमी है, उस तरीके से जो नेता है वह हम्म। ये बड़ा चुनाव के गंभीर दरमियान गंभीर आरोप लगाया है पवन देखिए खेड़ा ने। गंभीर आरोप है, वह भी मॉडल कोड ऑफ हाँ। कंडक्ट लगा जी। हुआ है। चुनाव आचार संहिता बिहार में लगी हुई है। अमित शाह महज लगातार आरोप है या कुछ सच्चाई भी दिख रही है? अब तो क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, देखिए चुनाव का वक्त है, है। ऐसे में सबको आरोप ट्रांसपेरेंट प्रति आरोप लगाए ही वो जाते चलता हैं। रहता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ ठीक भारतीय है। जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हाँ। बड़ी पार्टी है। अगर यदि और कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, अगर यदि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ जवाब देना चाहिए निकल करके बाहर, के लोगों ठीक में है। भी यह जानकारी हो हाँ। कि मसला क्या है। मसला क्या है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा रवि जी के पवन खेड़ा यही नहीं रुके। उन्होंने ठोक करके बता दिया है कि पहले फेज में महागठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। क्या बताया उन्होंने? देखिए हम एक बार और फिर हम्म। स्पष्ट कर दें कि पवन खेड़ा ने जो बात कही है, एक तो जहां आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो एक अलग विषय है। एक और बात उन्होंने कही है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में 72 सीटें महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जीतने जा रहा है। तो आप 72 कर जब क्लेम कर रहे हैं, 122 पर चुनाव हुआ है, तो ये निश्चित 121 तो निश्चित रूप से फर्स्ट फेज के लिए तो वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होना चाहिए एनडीए के लिए लिए कि जी। कैसे वो दावा कर रहे हैं, हाँ। क्या है सच्चाई, और इसको बोलना भी चाहिए। हालांकि देखिए हम्म। सम्राट चौधरी ने बीते दिन दावा किया था कि 122 पर चुनाव हो रहा है, हम 100 121 जीत पर रहे हैं। हाँ 100 हम जीत रहे 100 हैं, जीत रहे हैं। 121 में चिराग से। पासवान ने भी दोहरा दिया कि हम 100 बिल्कुल, जीत रहे हैं। लेकिन यह पवन खेड़ा के हाँ। की बातों में कहीं कहीं जनता को कनेक्ट करता हुआ दिखा है। ये हम्म। जनता कह रही है कि पवन खेड़ा सही कह रहे हैं। चलिए, वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत। अब हम समस्तीपुर का जिक्र करेंगे। क्या खबर आ रही है निकल के समस्तीपुर से? देखिए समस्तीपुर में बीते दिन जो फर्स्ट प्रथम चरण का मतदान हुआ, उसके पहले जो मॉक ड्रिल होता है, जो कहा जा रहा है कि उसकी पर्ची वीवीपैट की निकली है और कई सारी पर्चियां जो है सो एबंडेंट निकली इसी हुई तरीके हैं, से सड़क पर ही सड़क मिल पर गई वो ये जी। कह रहे हैं। तो यह अगर यदि मान लीजिए मॉक ड्रिल भी है हम्म। या फिर उस तरीके से मॉक ड्रिल में वीवीपैट से पर्ची निकलती है, तो यह पब्लिक प्लेस में कैसे गिरा, बिल्कुल। कैसे आम आवाम के पास गया? तो यह तो जनता का सवाल है, जनता तो पूछेगी और जनता सवाल पूछ रही है। इसी बात को कहा गया, इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने भी इस पर एक्शन लिया है। गंभीर है चुनाव आयोग, क्योंकि जब जनता पूछेगी, जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, तो जब जनता की ओर से सवाल किया जा रहा है तो चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी भी है कि कैसे इतनी बड़ी 2 संख्या में। लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, देखिए, बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए सस्पेंड कर देना इससे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज का मतदान हो गया। अगर जनता के मन में कोई शक शुबा है और इतनी बड़ी संख्या में वो पर्ची मिली है समस्तीपुर में या कहीं पर भी, तो ये निश्चित रूप से यह एक सवाल तो बनता है। लोग पूछेंगे जरूर कि लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा पर्व मन रहा है, सबकी देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोकामा में हुआ, वहां पर एक कैसे, तो यह सब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो यह अब आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ गाज गिरने से नहीं होगी और इस पर मतगणना से कोई इस पर नहीं प्रभावित होगा। पर्ची एक मॉक स्लिप है, यह कहा जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।